क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 8 अगस्त को। इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या किसने कहा था? देखो, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ये क्या था और किन परिस्थितियों में शुरू किया गया? देखो, अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। और यहां तक हुआ कि जो जापानीज फोर्सेस हैं वो कलकत्ता तक बम्बार्डमेंट कर रही थी, जो कि उनकी पुरानी राजधानी रहा भारत की। और ब्रिटिश फोर्सेस लगातार पीछे हट रही थी, और हट भी बुरी तरीके से रही थी। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लड को उन्होंने फ्लड लेके आ गए, जिससे जापानी फोर्सेस को आगे रोका जा सके। तो वो पूरी तरीके से ये सोच के हट रही थी। अब उन्होंने फ्लड लेके आ गए, बांध उन्होंने तोड़ दिए। इससे भारतीय जनता जो थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, वो बड़ी त्रस्त थी। उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई केवल जापानी बढ़ाव को रोकने के लिए। फाइनली ये हुआ कि इमिनेंट हो गया जैपनीज अटैक। एक तरफ तो ये सिचुएशन थी। अब भारतीयों को ये लगा कि जापानी यहां पर आ जाएंगे, और जो इंडियंस हैं, इवन गांधी, वो जापानीज को पहले रिजेक्ट कर चुके थे। जापानियों ने एक स्लोगन दिया था, एशिया फॉर द एशियाटिक्स, एशिया एशिया वासियों के लिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा था, ये भी एक इंपीरियलिस्टिक या कॉलोनलिस्टिक स्टेटमेंट था कि जो पश्चिमी फोर्सेस हैं वो एशिया से निकल जाएं, और एशिया में जापान, जो कि उस समय सबसे प्रोमिनेंट था, वही कॉलोनियल एक सुपीरियर कंट्री के रूप में, इंपीरियलिस्ट कंट्री के रूप में होगा। गांधी से पहले रिजेक्ट कर चुके थे। तो अब खतरा ये था कि भारत को अंग्रेज ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे कैओस की स्थिति में, और जापानी यहां आ जाएंगे। तो गांधी ने उसमें ये कहा, और कांग्रेस ने भी, कि जापान की भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर अंग्रेज यहां से चले जाएं तो हो सकता है कि जापानी फिर भारत पर अटैक ना करें। तो एक बात तो ये थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। एक क्विट इंडिया मूवमेंट का एक एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा एस्पेक्ट ये था, देखो, किसी भी राज्य की जो ऑथेंटिसिटी होती है, या उसकी वैधानिकता हम अगर कहें, वो तभी होती है जब वो उसके नागरिकों को सुरक्षित रख सकता हो, या उसके नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकता हो। जब राज्य अगर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो अब उसे वहां रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने भी यही कहा कि जब राज्य विदेशी आक्रमण से नहीं सुरक्षा कर सकता है, तो फिर उसको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अंग्रेजों को अब यहां से चले जाना चाहिए। दो कारण। तीसरा कारण यह था कि पहले से ही, इवन रामगढ़ अधिवेशन से, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन से, जिसकी, रामगढ़ अब तो झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की। और जहां तक मुझे याद आ पा रहा है कि ये सबसे लंबे सर्विंग शायद प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि 1942 के बाद कोई अधिवेशन हुआ नहीं कांग्रेस का। मौलाना आजाद ही बने रहे लास्ट तक, शायद 8 साल तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। रामगढ़ अधिवेशन में ये हुआ, और ये मुस्लिम लीग के ओपोनेंट में इनको खड़ा किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कहती थी कि भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग करती है। तो कांग्रेस के पास मौलाना आजाद जैसे लीडर्स थे जो कि मुस्लिम थे। तो फिर तय किया गया कि नहीं, मतलब तय किया गया, ये बात ही थी कि कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर्स थे, तो फिर उन्होंने अनोपोज्ड मौलाना आजाद को बनाया, ये कहने के लिए, मतलब ये सब लोगों को प्रदर्शित करने के लिए कि कांग्रेस भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करती है। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम जो थ्योरी थी उसे डिनाई किया कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग की, है ना। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट दो दो बात तरह की बात करती है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग बातें, ये वही है जो अंग्रेज करते थे, सेम थिंग है। या मुस्लिम लीग करती थी, ये सेम थिंग है।
तो इसको डिनाई किया गया, मौलाना आजाद बने। उसी समय से ये तय हो रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो वॉर एफर्ट्स में किसी तरीके का आ, कोई ऐसा कुछ नहीं शुरू करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में कोई कमी आए, यानी अंग्रेजों को सपोर्ट होता रहे, क्योंकि वो नाजिज्म और फासिज्म को सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु मानते थे। तो फाइनली ये चीज बंद हुई, और फिर इसके ओपोजिशन में, मतलब इसके कंट्रास्ट में, ओपोजिशन में नहीं, कंट्रास्ट में गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया 1940 में। बात सिविल डिसोबीडियंस की थी, लेकिन शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। पर फिर वो भी बंद हो गया, क्योंकि जब देखा कि अंग्रेज पिट रहे हैं बहुत ज्यादा जापानियों से, तो फिर 1942 में बल्कि खत्म हो गया था दिसंबर में ही, उसे विड्रॉ कर लिया गया था दिसंबर 1941 में, जब जापान शामिल हो गया, है ना। अब स्थिति ये बनती है कि अब गांधी को लगा कि ये समय है, इस समय, क्योंकि एक कैओटिक सिचुएशन है और लगातार अंग्रेजों की हार हो रही है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि अंग्रेज भारत को ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। तो भारतीय क्या करें, उस स्थिति के लिए भी तैयार रहें जब जापानीज फोर्सेस भारत में आ जाएंगी और वो यहां पर फासिस्ट आइडियोलॉजी को लागू करेंगी, या एक इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी को, ज्यादा खतरनाक विचारधाराओं को लागू करेंगी, उसके लिए तैयार हों। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा तो ये है कि आप छोड़ के अब चले जाओ, क्योंकि ना तो आपका वैधानिक स्तर पर आप यहाँ काम करने के लिए लायबल हैं, और ना ही आप फिजिकली लेवल पर अब आपकी कोई औचित्य है काम करने का। फिजिकल लेवल पर इसलिए क्योंकि आप डर के भाग रहे हो किसी दूसरे देश से, और वैधानिक लेवल पर इसलिए क्योंकि आप देश के नागरिकों को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इसलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट का वैचारिक आधार था गांधी। और फाइनली 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे के एक सभा बुलाई गई, और इस सभा से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, मैं आपको समझा पाया। इस 8 अगस्त को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें खास बात क्या थी? था ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, लेकिन इसमें ये लीडरलेस मूवमेंट था। इसमें कोई आंदोलन का नेता नहीं था, हर व्यक्ति अपना नेता था, क्योंकि इसलिए ये आम जनता का आंदोलन था। गांधी को और बाकी कांग्रेस के लीडर्स को पहले ही सरकार ने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी को ये पता था, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रही सभाएं और अ, आश्रम बना के लोगों को इस दिन के लिए तैयार किया था। और फाइनली जब कांग्रेस के नेता सब लोग जेल में थे, तब खुद लोगों ने अपनी आपको एक नेतृत्व प्रदान किया, लीडरशिप दी, और फाइनली इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने क्वेश्चन मार्क लगाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके औचित्य के खिलाफ ही भारत में। एक पूरी तरीके से जो प्रशासनिक मशीनरी है वो फेल हो गई थी। प्रशासनिक मशीनरी ने किसी भी तरीके से काम नहीं किया। आ, पुलिस वाले भी फेल रहे, खूब गोलियां चलाई गई, लेकिन फिर भी भीड़ काबू में नहीं आई। फौज भी फेल रही गोलियां चलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भारत के कई जिलों में निर्वासित सरकारें बनी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल्स बनी, इसी समय लोगों ने बना ली थी। सतारा में बनी महाराष्ट्र में, तामलुक में बनी बंगाल में, यूपी के बलिया में बनी थी, और लंबे समय तक चलती रही। सतारा की तो काफी लंबे समय तक चली सरकार। तो देखो कि सरकार के अंडर में सरकार बनी, है ना। तो इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लोगों के ऊपर से एक नियंत्रण था, या लोगों के ऊपर जो एक भय था, जिस तरीके से वो शासन कर रहे थे, वो समाप्त हो गया। भय के आधार पर शासन नहीं चलता ज्यादा दिन। और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेजों को ये बता दिया कि अब वो भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। और इसी क्रम में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो गई, तो फिर अंग्रेजों को भारत को आजाद करना पड़ा, कई सारी परिस्थितियों के लेवल पे। पहली,
अंग्रेज खुद ही तैयार नहीं थे अब भारत को शासित करने में। जर्मनी ने इतना फोड़ा था इंग्लैंड को, इंग्लैंड के ऊपर 20 डेज कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट हुआ। एक भी घर इंग्लैंड लंदन में ऐसा खड़ा हुआ नहीं था, जो खड़ा हुआ था पूरा फ्लैट कर दिया था लंदन को हिटलर ने। तो अब ब्रिटेन तो खुद ही इतना बर्बाद हो चुका था कि अब वो अपने आप ही चल जाए वही बहुत बड़ी बात थी अपने सहारे से। भारत जैसे देश को इतने बड़े लेवल पर वो और इतनी दूर चला पाना नामुमकिन था, एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि यहां भी सेना ने भी हथियार डाल दिए थे। सेना भी अब इवन सेपॉय म्यूटिनी होगी अभी आगे 1946 में। 1857 के बाद ये पहली बार सेपॉय म्यूटिनी देखने को मिली, जिसमें इंडियन नेवी नावल रैंक्स जो थी उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जहाजों पर कब्जा कर लिया और लगातार युद्ध की स्थिति बनी। दो बातें। तीसरी बात यह थी कि इंडियन नेशनल आर्मी, क्विट इंडिया मूवमेंट तो था ही, इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों के खिलाफ, आईएनए के लोगों के खिलाफ जब मुकदमा चलाया गया तो लोगों के सेंटिमेंट्स आईएनए के लोगों के साथ थे बहुत बड़े लेवल पर। तो वो भी एक मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर आईएनए के लोगों का मुकदमा लड़ा और फाइनली तो इससे भी अंग्रेजों को ये लगा कि अब एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आंदोलन के रूप में उनके खिलाफ खड़ी होंगी, सामने खड़ी होंगी। तो फाइनली अंग्रेज इस बात से तय कर चुके थे, क्योंकि अब सेना ही थी यहाँ पे शासन का आधार, वही उनके साथ में नहीं थी। प्रशासन, प्रशासनिक मशीनरी, आईएएस ऑफिसर्स जिनको इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहते थे, वो भी लगभग 70% जो थे भारतीय थे। अब वो भी भारत अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, उनमें भी देशभक्ति की जो भावना थी वो आ रही थी। अब आईएएस ऑफिसर्स अगर, जो बिल्कुल टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स थे, वही अगर अब पीछे हट रहे थे तो फिर प्रशासन कैसे चलता। तो इट वाज कंप्लीटली गोइंग टू कोलैप्स्ड। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और इसी समय में लॉर्ड वॉवेल ने एक रिपोर्ट भी भेजी, गुप्त रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी। लॉर्ड वॉवेल अभी आएंगे वायसराय के रूप में, उन्होंने वॉवेल प्लान आता है वो, उन्होंने एक गुप्त रिपोर्ट भी भेजी। हाँ जी, गुड इवनिंग। उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो संभालने लायक जगह नहीं है, अब हम उसको बहुत लंबे समय तक अगर शासन करते हैं तो लाभ से ज्यादा हानि होगी। तो फिर फाइनली ये सिचुएशन बनी। इसी बीच में एक और चीज शुरू हुई 1946 तक आते आते, 46 47 में ये वही दिन है कि कोल्ड वॉर की जो स्थिति है वो बननी शुरू हो गई रशिया और अमेरिका के बीच में, यानी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में। अब ये एक नई सिचुएशन को प्रिवेल कर रहा था। इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, हैदराबाद में, तेलंगाना में कम्युनिस्ट मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग हो गया था। तेभागा और तेलंगाना आंदोलन के रूप में वो देखने को मिलता है। ऐसे में अंग्रेजों को यह भी खतरा था कि इस कम्युनिस्ट मूवमेंट का सहारा लेकर रूस भारतीयों की मदद कर सकता है। और यहां पर छोटे छोटे जो छुटपुट संघर्ष हैं, आंदोलन है, आंदोलनकारियों का सशस्त्र संघर्ष यानी कि म्यूटिनी या रिवोल्ट हो सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्हें संभालना उनके कब्जे की बात नहीं है। यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, मार्शल प्लान की बात होने लगी थी, मार्शल योजना या लागू हो गई थी, जिसमें अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज को। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब छोटे में ही कंक्लूड करता हूं, फाइनली न तो ब्रिटेन इकोनॉमिकली, न ही फिजिकली, और न ही हम लोग कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री लेवल पर भारत को कंटेन करने की स्थिति में था। इसलिए उन्होंने फाइनली ये तय किया कि जितनी जल्दी भारत को छोड़ा जा सकता है उतनी जल्दी छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए इतनी जल्दबाजी में वो लोग गए कि 1945-46 में घोषणा हुई भारत की आजादी की, 40, हाँ 46 में। और 40 उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया एटली ने कि हम अ, जुलाई 48 से पहले पहले भारत को आजाद कर देंगे। और 47 में ही चले गए आजाद करके।
विद इन 1 ईयर में पार्टीशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। इतनी ज्यादा जल्दी में थे, क्योंकि नाउ दे वर नॉट, दे डिडंट वांट टू रिजाइड इन इंडिया और टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये भी भारत के लिए एक विभीषिका थी। अगर शायद अगर वो थोड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को करते तो हो सकता है पार्टीशन ना होता, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टीशन के। मैंने आपको आपको इसमें, इस कहानी में क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके और पार्टीशन तक का एसेंस बता दिया।